डीएन न्यूज़ के तमाम श्रोताओं को ज़ुबैर कुरैशी का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फिर तुर्कमान गेट के एक ऐसे कदावर शख्सियत के सामने रूबरू हैं जो शफ़ी देहलवी के नाम से मशहूर हैं, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि बैरून दिल्ली में भी इनकी जो एजुकेशन मिशन है वो बड़ी कामयाबी के साथ तालीमी एतबार से लोगों को तालीम से जोड़ रहा है। घर घर जाकर लोग इनसे रब्ता करते हैं और तालीम की तरफ रुजू होते हैं। शफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफ़ी साहब, आज हम फिर आपको ज़हमत दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में गुर्बत के एतबार से हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे चला गया। गुज़श्ता अगर हम 20 सालों में देखें तो इस साल में गुर्बत के साथ साथ आदमी की जो सेहत है वो ख़राब हुई है और तंदुरुस्ती ख़राब हुई है, कारोबार तो ख़राब हुआ है। इसका रीज़न क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मानता हूँ ये है कि पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए या ऊपर उठाने के लिए। हमारे यहाँ आप सिर्फ बेरोजगार की बात कर रहे हैं, हम कब अलर्ट हुए उस चीज़ को लेकर? हमने कभी भी, हमारे देश की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ इस बात को, मौजूदा सरकार ने कभी भी रोजगार को सामने रख के पॉलिसी एडॉप्ट नहीं की। जब भी कोरोना का मामला चल रहा है तब भी इन्होंने नहीं देखा, कभी बताया इन्होंने कारोबार के ताल्लुक से कोई ऐलान, कोई अनाउंस किया हो। उल्टी सीधी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उल्टे सीधे कानून बना रहे हैं। कभी किसानों का कानून है, कभी एजुकेशन का कानून है, कभी किसी का कानून है। कभी इन्होंने देखा है कि एक मजदूर के लिए कानून क्या हो सकता है, एक कारोबारी आदमी के लिए, एक दुकानदार के लिए क्या कानून हो सकता है, एक ग्राहक के लिए क्या कानून हो सकता है, उसके लिए क्या मसाइल उसके हो सकते हैं, वो कारोबार कैसे करेगा। मेरा ताल्लुक, अगर मैं मजदूर हूँ तब भी और अगर मैं दुकानदार हूँ तब भी, मेरा मसला मेरे घर के पेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी भी सरकारी तरफ से एक अनाउंस बताइए पिछले कोरोना के मामले में, हमारे मुल्क के बराबर में चाइना है, कभी आपने सुना हुआ बेरोजगारी है? कोई बेरोजगारी का मामला है कहीं? हमारे यहाँ बराबर में नेपाल है जी, बहुत छोटा सा वो है सिटी, मुल्क है छोटा सा। दूसरा बांग्लादेश है, क्या पाकिस्तान है। कभी हमने सुना कभी टीवी चैनल पे, कभी किसी अखबार में कि वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ बेरोजगारी पनप रही है। हमारे सिर्फ यही चीज़ है और इसका लोगों को आदी बना देंगे आप एक दिन। और जब उस पर बात होती है, जब लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, जब लोग उनको इशू को उठाते हैं, तो आपके सामने क्या इशू आता है? मंदिर मस्जिद आ गई, अब हिंदू मुसलमान, अब झगड़ा, अब फसाद, अब 3 तलाक, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब झगड़ा, अब चीन से झगड़ा। इस तरह आप टेंशन डाइवर्ट करते हैं, उसको घुमाते हैं, मुद्दे बात तो हो नहीं पाती। तो यही तो मतलब है कि आपसे सवाल करने से पहले मैंने जो आपसे गुफ्तगू कर रहा था, तो इनका लबोलबाब क्या है, क्या ये चाहते हैं? ये इस देश को अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। लोग कमज़ोर रहेंगे तो देश की सरकार जो मजबूत रहेगी, क्योंकि लोगों में जान नहीं होगी। कोई अगर आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे, कोई कुछ इशू को उठा मुद्दे की बात करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आप देखिए आज यूपी में क्या हो रहा है, नए कानून पास हो रहे हैं, समझे? महात्माओं को ले आके आप सरकार में बिठाओगे तो आज तो हाल तो यही होगा। आपने कभी मुद्दे बात आई नहीं पाई कभी भी। आपने आज तक एजुकेशन की बात आप करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, भारत के राष्ट्रपति कह रहे हैं साहब ये तो पूरे देश को हरा भरा कर देगी। पता नहीं कैसे हरा भरा कर देगी। आज तालीम जिस हाल में हो रही है, बच्चों की टेंशन डाइवर्ट हो गई। आज बच्चा ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहा है बैठा हुआ, उसके दिमाग से माहौल निकल गया तालीम का, वो अपने घर में बैठा हुआ है। अच्छा, लिखने पढ़ने की आदत भी खत्म हो गई उसकी, उसका टेंशन डाइवर्ट हो गया एकदम। अब उसको वो माहौल नहीं मिल रहा स्कूल का। जी, स्कूल में टीचर खड़ा है सामने, गलत हरकत नहीं चाहिए, मुझे ध्यान देना है इसके ऊपर। आज उसके सामने कोई टीचर नहीं है, किसी का डर नहीं है। उसके बाद में उसके और क्लासमेट बैठे हुए हैं, उनसे बैठ के बातें कर रहा है। आज कोई नहीं उसके पास क्लासमेट, समझे, जो उसकी सर ये देखो, ये सर ये मुझे ऐसे कह रहा है। आज कोई कहने वाला नहीं है उसको। फिर कितनी देर पढ़े कितनी देर नहीं पढ़ेगा कोई पता नहीं है, कितना होमवर्क है कितना नहीं है कोई पता नहीं। और कल को पेपर देने बैठ जाए ऑनलाइन तो क्या पता पेपर उसने दिया, किसी दोस्त ने दिया, किसी और ने दे दिया, तो तालीम खत्म कर दिया आपने। फिर आप कह रहे हैं कि साहब बहुत बढ़िया काम है ये, इससे बड़ी तालीम में पॉलिसी कोई नहीं हो सकती। शफ़ी साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं और सियासत में काफ़ी अर्सा आपको माशाल्लाह हो गए। ये सियासी जो पार्टियां हैं, इनकी पॉलिसी कौन बनाते हैं? क्या उनमें इतनी नॉलेज और तहजीब और शऊर नहीं होता? इनकी सारी पॉलिसियां हालात बनाते हैं। अच्छा। जब ये सत्ता में होते तो इनका सोचना दूसरा होता है, जब सत्ता में नहीं होते तो सोचने का अंदाज बदल जाता है। क्योंकि फिर जब सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में है, तो सरकार गाली बकनी है। जब सत्ता में बैठे हैं तो अपोजिशन वालों को नीचे दिखाना है। सब यही काम करते हैं बैठ के, मतलब मसाइल से चश्मपोशी करनी। वो मसाइल तो हर वक्त रहते हैं, उनका कहने का, बात करने का, उन पे बोलने का, उनको हाईलाइट करने का अंदाज बदल जाता है। इशू तो वही रहते हैं, इशू कहाँ बदलते हैं? वो तो वही रहते हैं, वो तो उनका अंदाज बदल देते हैं। बताइए,
अच्छा, सियासत दां जो लोग हैं, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात करूंगा, सब लोगों को मालूम है इनका जो मुद्दा है सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, अक़लियत, यही मुद्दा है इनका। इसके आगे फिर वो बढ़ते क्यों नहीं है? नहीं, क्या फिर वो बात हो गई भाई, इस देश में जो चीज़ें लागू कर दी हैं उन पर जवाब कौन देगा, सफाई कौन पेश करेगा? जब सफाई पेश नहीं होगी तो फिर जाहिर है जहन को भटकाने के लिए कुछ न कुछ नए मुद्दे लाने पड़ेंगे। जब महंगाई की बात हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जब भी कोई बात हो कि भाई आज लोग परेशान हैं, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, तो लेके आ जाओ तलाक, 3 तलाक। जब भी कोई मुसलमान मुद्दा हो तो लेके आ जाओ साहब वो फसाद हो गया। किसने क्या बिगाड़ा है, आप किसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन बोल रहा है उनके लिए है? आज प्रोटेस्ट में आवाज उठाना लोग डरने लगे हैं कि भाई अंदर ना कर दें, खामखा भी बात अंतर कर दिया जाता है। तो शफी साहब, इससे तो फिर हमारा हिंदुस्तान और कमज़ोर हो रहा है। यहाँ की जो स्थिति है वो कमज़ोर से कमज़ोर हो रही है और आने वाले हालात बड़े ख़तरनाक से हो रहे हैं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, देश की जनता देशभक्त है, मुहब्बे वतन है, ये मैं मानता हूँ। जैन को भटका दिया गया है। जब राजा तिजारत करने लगे, तिजारती लोगों को साथ देने लगे तो जनता को हमदर्द नहीं रह जाता है। क्या समझे? ये हो रहा मामला यहाँ। सिर्फ आज देश की जनता परेशान है, समझे। इन हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, समझे। भाजपा सरकार जिम्मेदार है उसके लिए पूरी तरह से। और इनकी वजह से ही आज देश में शोरिश है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई, ये सब चीज़ें। और ये महंगाई बेरोजगारी ये गरीबों के लिए मुद्दे हैं, इनके मुद्दे हैं कभी है? सही बात है। हज़ारों करोड़ रुपए का मामला कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए की लोग हर चीज़ बेच रहे हैं बैठे हुए। रेलवे बेचो, एयरपोर्ट बेचो, ये बेचो, सब चीज़ तो बेच रहे हैं बैठे हुए। इनके लिए मुद्दा थोड़ी है, गरीब तो हम लोगों के लिए मुद्दा है। जितनी सरकारी अमलाक हैं वो बेच दी, सारे महकमे इन्होंने बेच दिए। बेचेंगे ये सब बेच देंगे, समझे। इनके पास क्या है, क्या? क्योंकि इन्हें पता है आगे भी कोई सकाया देखेंगे, अब तो अपना काम करो। ये है मामला सबकी। भाजपा सरकार इस देश में इकोनॉमिकल सिस्टम को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ये बात, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अब इल्ज़ाम तराशी किसी पे करते रहो, किसी के ऊपर भी ले के जाते रहो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, समझे। लेकिन इसके लिए सब पूरे देश में आज जो कुछ भी हो रहा है, और इस पर जो पॉलिटिकली हमारे कैडर के लोग हैं, उन लोगों को खरीदने बेचने का काम कौन करता है? भाजपा करती है। तो वो सिस्टम भी हमारा तो लैप्स हो गया। अब हम भरोसा किस पे करें, किस पे भरोसा करें? अच्छा शफी साहब, हमने महसूस किया है कि पहले की जो सरकारें थी उनके खिलाफ जो अवाम थी वो एहतजाज करता था खामोशी के साथ, अब तो एहतजाज करना ही बंद हो गए। एहतजाज करेंगे कैसे? कौन करेगा एहतजाज? आवाज़ कौन उठाएगा? ये कोरोना का डर खड़ा कर दिया पूरे देश में। अब कोरोना है, कहीं पे 50 से ज़्यादा आदमी जमा नहीं हो सकते, शादी में नहीं बैठ सकते, मीटिंग में नहीं कर सकते, वहाँ नहीं बैठ सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, जो खत्म कर दिया। मजे ले रहे हैं तो कर दिया उन्होंने। जब तक टेरर बना के रखो अपने, कोई प्रोटेस्ट हो गई नहीं। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ आने जाने का मुद्दा है। पब्लिक जो है वो बसों का इस्तेमाल करती है, DTC की बसों का। अब DTC की बसों पर ये है कि 20 सवारी ज़्यादा नहीं बिठाते और एक एक करके वो सवारियाँ अंदर से लेते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई जाहिर है कि एक सिस्टम है, कोरोना का मामला चल रहा है तो एहतियात है उनकी तरफ से। ये नहीं, एहतियात तो है मगर पब्लिक को परेशानी है ना। पब्लिक को परेशानी तो है ही। अब उसको क्या करें, जब कोरोना का मामला चल रहा है तो ये परेशानी झेलनी पड़ेगी इनको। नहीं तो फिर बसों को ये डिक्लेयर कराओ कि कोरोना है ही नहीं। हाँ, ये डिक्लेयर कराओ ना कहीं से भी। जब कोरोना है तो भाई एहतियात तो लाजिम है, और एहतियात में जो कानून कहता है उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। मुझे मास्क भी लगाना पड़ेगा, समझे। जैसे मालूम होता है कि वो दुल्हन अपने जेठ को या सूरज देख के नकाब लगाती है, हम पुलिस वालों को देख के कहते हैं मास्क लगाओ। मास्क लगाने में क्या है कि अंदर की हवा बाहर नहीं आ रही, बाहर की हवा अंदर नहीं जा रही। ये तो सब ये मास्क की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तमाशेबाजी है, लोग शोशेबाजी होती रहती है, ये शोशे हैं सब, ये सब चलते रहते हैं। एहतियात जरूरी है, एहतियात करते हैं लोग, उसमें एहतियात करना चाहिए। कानून की पाबंदी तो करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। ये इसके लिए मैं ये कहता हूँ कानून का पालन करना चाहिए जब तक डिक्लेयर ना हो जाए कि अब कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अब रोजाना केस हो रहे हैं, दिल्ली में इतने केस आ रहे हैं, देश में इतने केस आ रहे हैं, सब वो हो रहा है तो टेरर तो बनेगा। चाहे टेरर डुप्लीकेट क्यों ना बनाया जा रहा हो, लेकिन बहरहाल है। जब मंत्री, जब मिनिस्टर लोग कोरोना होंगे, सब वो लोग मरेंगे, जाएंगे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर लोग, बड़े बड़े जो क्लास स्टार लाइट लोग हैं, जब उनको ये दिखाई देगा ये पॉजिटिव निकला, वो पॉजिटिव निकला। और देखो कमलजीत बेचारा आया था, माइनॉरिटी कमीशन मेंबर बना, 15 दिन पहले मेंबर बना, मर गया बेचारा, समझे। तो जब इस तरह का माहौल बनेगा तो टेरर तो और ज़्यादा पैदा होगा पुलिस से। अच्छा, ये बताइएगा कि आप दिल्ली हज कमेटी से भी आप माशाल्लाह जुड़े हुए हैं और हाजियों की फलाह बहबूद के लिए भी आप माशाल्लाह काम करते हैं। मिशन एजुकेशन की तालीमी मुहिम से भी आप जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो दोनों तंजीमें साथ साथ आप काम कर रही हैं आपकी? हमारे तो 3-4 तंजीमें सब हैं, सब साथी जुड़े हुए हैं। जरा हमारे सुनने वालों को बताइए तंजीमों के बारे में अपनी।
एक हमारी आल ओबीसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जी, जी। जो ओबीसी के खिदमत करती है, ओबीसी के हुकूक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के लिए केयर हमने उसके किए हैं, हमने प्रदर्शन किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, मीटिंगें ली हैं वजीर आला से, होम मिनिस्टर से, और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री सबसे हम उसको बात करते हैं, राब्ते में रह चुके हैं, मीटिंगें कर चुके हैं उनके साथ बैठ के। दूसरी हमारी फेडरेशन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरे देश की जो NGOs हैं, NGO जितनी भी हैं उसमें तकरीबन 3-3,500 NGO हमारे रजिस्टर्ड हैं, और हम उनसे बात करते रहते हैं। वो अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने जगहों पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों के मसाइल उठाने के लिए, उनकी बात करने के लिए वो काम करते हैं। वो तंजीम हमारी है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, ऐसी नहीं है। और एक हमारा ये मिशन एजुकेशन है, और मिशन एजुकेशन के तहत हमने जो पॉलिसी है उसको हमेशा चैलेंज करने का काम किया है, और जहाँ भी प्रोसेस में कहीं कमी गलती हुई है उसको हमने दुरुस्त कराने का काम किया है। अभी पिछले साल 2 साल पहले एक नया ऑर्डिनेंस आया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ओबीसी के सर्टिफिकेट के जो है लेटेस्ट मांग रहे थे, वरना बच्चों का दाखिला नहीं होगा। हमने उस पर कार्रवाई की, माइनॉरिटी कमीशन, मैं माइनॉरिटी कमीशन मेंबर भी हूँ, मैंने वहाँ पर काम किया, उस चीज़ को लेके उसको पे पूरी तरह से कार्रवाई की, नोटिस भेजा, फिर लीगल नोटिस भेजा, वो ऑर्डर विड्रॉ हुआ और बच्चों के एडमिशन हुए। उसके बाद भी दोबारा फिर उस तरह नोटिस जारी किया उन्होंने, फिर उसको हमने भेजा, और फिर उसमें तकरीबन अभी तक हमारे मिशन एजुकेशन के तहत जिन लोगों के यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में दाखिले ज़रा मखदूश हो गए थे, हमने अल्लाह का शुक्र है उसको ठीक कराया, वो बहाल हुए, और तकरीबन 3400 स्टूडेंट्स की जो एडमिशन था वो बहाल हुआ, वो ऑर्डर वापस हुए। लेटर मेरे पे उसके मौजूद है, मेरे पे कार्रवाई, पूरी कानूनी कार्रवाई मौजूद है उसके ऊपर जो हमने किया वहाँ पर। और आज भी हम इस काम को कर रहे हैं। मिशन एजुकेशन लेके हमने अभी जो नई तालीम पॉलिसी आई है उसको मैं चैलेंज किया है कि ये तालीम को कारोबार बनाने का मसला है, एजुकेशन को प्रोफेशनल करने में ऐसी पॉलिसियों का बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं मानता हूँ, मेरा कहना यह है कि जब तक आप एजुकेशन को फ्री एंड फॉर कॉमन सबके लिए यकसा नहीं कर दोगे, उस वक्त तक तालीम का फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये तालीम मालदारों की, सब ऐसे लोगों की बन जाएगी, गरीब की तालीम नहीं रहेगी। तालीम के 2 हिस्से हो गए हैं, एक गरीब की तालीम, एक मालदार का, समझे? आप इन दोनों फर्क पैदा कर दिया, मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल आपकी तरफ से, आपको पता नहीं चल रहा। अभी पिछले साल रीएम्बर्समेंट ट्यूशन फीस के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, 1700 लोगों के फार्म मैंने भरे हैं यहाँ बैठकर, लेकिन अभी तक किसी का पैसा वापस नहीं आया है। नहीं, अभी तक नहीं, अभी हमने माइनॉरिटी कमीशन से भी कहा, उनसे कहा कि भैया अब नए साल का वो पॉलिसी आने वाली है, उसका अनाउंस होगा, पिछले साल के मिले नहीं है अभी तक। शफी साहब, एक मसला ये है कि ओबीसी के जो लोग हैं, ये तो कुरैशी बिरादरी है, अंसारी बिरादरी है, तेली बिरादरी है, 64 बिरादरियाँ हैं, इनके सर्टिफिकेट बनने में बड़ी परेशानियाँ और बड़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं। एसडीएम के यहाँ वो ले नहीं रहे हैं फार्म, समझे? वो कह रहे हैं साहब ऑनलाइन करो, ऑनलाइन वाला बदमाशी कर रहे हैं। एक ऑनलाइन वाला कोई 300-400 रुपये लोगों से मांग रहा है, उसको ऐड रहा है, और ये गारंटी नहीं है कि क्या सुबह चलना फिर भी वहीं जाना पड़ेगा, समझे? तो इसको आसान किस तरह बनाया जाए? आसान कैसे बनाया जाए कि सरकार नोटिस ले, इसका संज्ञान ले, और इसको लोगों के लिए फलाह के लिए आसान करे। इसको लोग जाएं, अपना फार्म अप्लाई करें, वहाँ पर भरें अपना फार्म, वहाँ जमा करें, और उसके जो प्रोसेस चल रहा था उस प्रोसेस से होना चाहिए। लोग आज परेशान फिर रहे हैं, उनको भगा दिया जाता है वहाँ से, ऑनलाइन करके आओ। शफी साहब, इस विषय में कुछ आपकी क्या कारकर्दगी? काम कर रहे हैं हमने अभी। असल में ओबीसी कमीशन हमारा जो इस बार थोड़ा सा ढीला है, तो हमने इसको प्राइम मिनिस्टर, उसको मुख्यमंत्री को लिखा है हमने कि मुख्यमंत्री जी जरा इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लीजिए। तमाम एसडीएम्स के यहाँ से लोगों को खुली छूट मिल गई है। अब जब बात करो एसडीएम ऑफिस में, तो कोई चालान काटने गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, एसडीएम के स्टाफ को दूसरे कामों में लगा दिया गया है, काम नहीं हो रहा है वहाँ पर कुछ भी, समझे? किसी को अगर जरूरत है एडमिशन के लिए किसी चीज़ की, तो उसके है नहीं। तो शफी साहब, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपकी जो ये मुहिम है एजुकेशन के साथ साथ आप मतलब लोगों की तरक्की और कामयाबी के लिए और अक़लियतों के लिए काम करेंगे, उसमें बढ़ोतरी आएगी। देखिए, शफी देहलवी अकेला कुछ नहीं है, टीम वर्क है। मेरे तमाम साथी, तमाम तंजीमों में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब बहुत फ़ाल लोग हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, और उन सब के मिलकर बैठ के काम करने से ही ये सब काम हो पाते हैं, और ये काम होंगे भी। और अगर नहीं भी होंगे, जहाँ भी होगी, तो हम फिर भी घर बैठने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ यहाँ पर बैठ के गप्प करने वाली बात नहीं करते हैं, बल्कि उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर काम करते हैं। हमारे तमाम साथी किसी तंजीम जुड़े हुए हों, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो उस पर काम कर रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा काम में लगे रहेंगे। घर बैठने वाले हम नहीं हैं, हम हमेशा जहाज में रहते हैं, मौज पे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब, बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपने की, पूरी हालात हाजरा पर आपने बातचीत की। दोस्तों, अभी आपने देखा कि DN न्यूज़ की जानिब से हमने शफी देहलवी साहब से बात की, और इन्होंने जो लबो-लुबाव इस्तेमाल किया वो बिल्कुल खालिस दिल्ली वाला था, और इन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह मसाइल हैं। इंशाअल्लाह हम अपने कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान और अपने जो सरपरस्त हैं हमारे शाहिद अंसारी साहब,
उनके साथ साथ ज़ुबैर कुरैशी हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दिखाएं जो आपके मसाइल से जुड़ी हो। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ज़ुबैर कुरैशी और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।